आज एक और नए टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे जिसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड असाइनमेंट। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्वेश्चन रीड करता हूँ, समझाता हूँ कि ये प्रॉब्लम में दूसरे प्रॉब्लम के मुकाबले क्या अलग चीज़ है, एंड देन हाउ टू टैकल दैट, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। Okay, so I hope the screen is visible by now. So here I have presented one question और क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ भी है प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हम लोग को क्वेश्चन में, कुछ प्रोहिबिशंस दिए हुए, तो हम लोगों को उन रेस्ट्रिक्शंस या उन प्रोहिबिशंस को कंसिडर करके एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन डिराइव करना है। ठीक है, सो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा कि क्या रेस्ट्रिक्शन या क्या प्रोहिबिशन वो लोग ने दिए हुए एंड उसको कंसिडर करके हम सबको सॉल्व करेंगे। There are 5 contractors and 4 projects. The objective is to find out which project is to be given to which contractor so that the cost is minimum. ठीक है, तो बता दिया कि 5 कॉन्ट्रैक्टर्स और 4 प्रोजेक्ट्स है और उन लोग को ये सारे कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से खत्म करना है कि टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम पॉसिबल रहे। ऑल्सो प्रोजेक्ट 3, ये देखिए ध्यान से देखिए, ऑल्सो प्रोजेक्ट 3 इज नॉट सपोज्ड टू बी गिवन टू कॉन्ट्रैक्टर डी। ठीक है, तो ये एक प्रोहिबिशन दिया है, यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन दिया है क्वेश्चन में कि आप डी जो है कॉन्ट्रैक्टर डी, यानी कि ये लोग दृष्टि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो 5 कॉन्ट्रैक्टर्स है उसमें से डी यानी दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट दृष्टि। तो दृष्टि को आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट 1, 2 या 4 असाइन करिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 3 उसको असाइन नहीं होना चाहिए। रीजन नहीं स्पेसिफाई किया, हो सकता है दृष्टि को कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट 3 में इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो केपेबल इनफ नहीं है टू परफॉर्म प्रोजेक्ट 3। हाउएवर मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हम लोग हमेशा ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि एवरी पर्सन इज केपेबल इनफ टू डू ऑल द पॉसिबल टास्क, बट जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है तो हमको वो रेस्ट्रिक्शन कंसिडर करके ही प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। ठीक है, द फॉलोइंग मैट्रिक्स शोज द बिड्स इन थाउजेंड्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने अपने बिड्स दिए हुए कि वो प्रोजेक्ट्स को करने के लिए कितना कॉस्ट कोट कर रहे हैं। विच कॉन्ट्रैक्टर रिमेन्स आइडल, तो एक और चीज़ हमको ये भी पता करनी है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर इसमें से आइडल रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि टोटल 4 ही प्रोजेक्ट है बट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 5 है, सो एक कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा है। तो इट इज़ ऑब्वियस कि जब हमें 4 प्रोजेक्ट्स किसी को असाइन करेंगे तो वी विल बी एबल टू असाइन इट टू मैक्सिमम 4 कॉन्ट्रैक्टर्स ओनली, एंड द 5th कॉन्ट्रैक्टर इज गोइंग टू रिमेन आइडल। तो वो भी हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आइडल रहने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को प्रोहिबिशन का भी ध्यान रखना है, एंड ऑब्वियसली एज ऑलवेज पहले हम लोग बेसिक कंडीशंस चेक करेंगे, और बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ही हम लोग सम को डायरेक्टली आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कंडीशन में एक बेसिक कंडीशन तो ये है कि द गिवन प्रॉब्लम शुड बी अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम। तो ये वाला प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है, यानी उसके लिए आपको देखना होगा कि ये जो सम के अंदर के जो एलिमेंट्स दिए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो द एलिमेंट्स गिवन आर बिड्स, यानी कि कॉस्ट है इन थाउजेंड्स, एंड कॉस्ट हम लोग चाहते हैं कि वो मिनिमम पॉसिबल रहे। देखिए क्वेश्चन में भी क्लियर कट बोला हुआ है कि मिनिमम कॉस्ट में सारे प्रोजेक्ट्स पूरे कर रहे हैं। तो जो variables that are given are representing cost in thousands and they are supposed to be minimum possible for our benefit, यानी कि ये एक minimization type problem है। So condition 1 satisfied. कंडीशन नंबर 2, द गिवन प्रॉब्लम शुड बी अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम, है ना। तो बैलेंस प्रॉब्लम होने के लिए क्या है, कैसे चेक करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रो आप नंबर ऑफ कॉलम के साथ कंपेयर करके देख लो, अगर दोनों इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम हो जाएगा। बट इफ इन केस दे आर नॉट इक्वल देन द गिवन प्रॉब्लम इज नॉट अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम, एंड इन दिस केस एज यू कैन सी देयर आर 4 रोज। ठीक है, देयर आर 4 प्रोजेक्ट्स एंड कॉलम्स आर 5, तो कॉन्ट्रैक्टर्स आर 5, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ बैलेंस प्रॉब्लम। तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग इट, और उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को एक जो भी एक चीज कम होती है, इफ रो इज लेसर इन नंबर तो हमको रो ऐड करना पड़ेगा, और अगर कॉलम कम है तो कॉलम ऐड करना पड़ेगा। पिछले वाले प्रॉब्लम में कॉलम कम थी तो हमने एक डमी कॉलम ऐड करा था, बट इस वाले प्रॉब्लम में कॉलम्स जो 5 है, रो सिर्फ 4 है, यानी कि रो कम है, तो हमको एक डमी रो ऐड करना पड़ेगा। ओके, लेकिन एक और चीज हमको ध्यान में रखनी है कि
यहाँ पे लोगों ने बोला है कि प्रोजेक्ट 3 इज नॉट सपोज टू बी गिवन टू कॉन्ट्रैक्टर डी। तो ये जो प्रोजेक्ट 3 है ये इसको आपको डी को असाइन नहीं करना, और इसलिए देखो यहाँ पर कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ है, डैश है, एक हाइफन रखा है, ब्लैंक है, कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि डी को वैसे भी 3 के लिए कोई कोटेशन नहीं देना था। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग असाइनमेंट करेंगे तो किसी भी हालत में प्रोजेक्ट 3 जो है वो डी को असाइन नहीं हो जाना चाहिए गलती से भी। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले सेल में ना 0 नहीं आना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने हम लोग ने जितना भी प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व किए हैं, आपने देखा होगा कि असाइनमेंट जो है वो जो वाले जिस सेल में 0 होता है वहीं पर असाइनमेंट आता है, ठीक है। जहाँ पर 0 नहीं होता है वहां पर असाइनमेंट आता ही नहीं है, और हम लोग को यहाँ पर असाइनमेंट नहीं चाहिए, तो वी हैव टू मेक श्योर कि इस वाले सेल में 0 नहीं आना चाहिए लास्ट तक। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ऐसा वैल्यू डालेंगे विच इज सच दैट आप उसमें कुछ भी ऐड करो या उसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो वो सेम का सेम रहेगा, मतलब वहां पर 0 नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू डालने वाले, मैंने m डाला है, m। ये m क्या है, m इज सच अ वैल्यू दैट इज सो लार्ज और सो ह्यूज कि एनीथिंग एडेड टू इट और एनीथिंग सब्ट्रैक्टेड टू इट इट कीप्स द नंबर अनचेंज। यानी कि जो m जो है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि आप उसमें से कुछ भी ऐड करो या कुछ भी लेस करो वो m का m ही रहेगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक जगह है वहां पर मैंने m रख दिया है, पुट एन m ओवर देयर। आपको एक्चुअली में क्या करना है, पूरा मैट्रिक्स से वापस से लिखना है और फिर जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर आपको m लिख देना है। उसके बाद आपको ये भी पता चल गया है कि ये एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको मैट्रिक्स जो है वापस से लिख करके जब आप m रखते हो एक ही स्टेप में ये दोनों चीजें कर लेनी है। ब्लैंक स्पेस में आपको m डाल देना है और आपको इसको बैलेंस भी कर देना है उसी जगह पे। तो मैं वापस से मैट्रिक्स नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप वापस से लिख लेंगे पूरा मैट्रिक्स और यहाँ पर एक डमी रो ऐड कर देंगे। और आपको पता है जब हम लोग डमी रो ऐड करते या डमी कॉलम ऐड करते उसके वेरिएबल्स जो है वो 0 ही होते हैं, तो वो हम लोग ने यहाँ पे 0s डाल दिया है हर रो के हर जगह पे, ठीक है। अब नाउ द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस, हमने उसको बैलेंस कर दिया बाय एडिंग अ डमी रो। नाउ वी कैन सॉल्व इट एज एन ऑर्डिनरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला स्टेप जो हमारा होता है हमेशा से रो मिनिमम, ठीक है। तो हम लोग रो मिनिमम कर लेते हैं। रो मिनिमम में हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हर एक रो वाइज जाते हैं और हर रो में एक मिनिमम नंबर सिलेक्ट करते हैं और उस मिनिमम नंबर को हम लोग बाकी सारे नंबर में, उस रो के बाकी सारे नंबर में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पर डमी आया एक, ठीक है। अब ये डमी आया, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रो मिनिमम करने वाला हूँ। तो रो मिनिमम करने के लिए पहले रो में जाएंगे, मिनिमम वैल्यू देखेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या है, 18 है, तो आपको सारे नंबर में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 18 को, ठीक है ना। तो 18 में से 18 गया 0, 25 में से जब आप 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो 7 यहाँ पर आएगा 4, 8, 7, ठीक है। दूसरे रो में जाएंगे, दूसरे रो में मिनिमम वैल्यू देखेंगे, क्या है मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 24, सब में से आपको 24 सब्ट्रैक्ट करना है। अरे विराज 29 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5, 1, 3, 0। फिर थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है,
28 है। आप m को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि m तो लार्जेस्ट वैल्यू है, तो उसको कंसिडर ही नहीं करना है मिनिमम वैल्यू के लिए। फिर यहाँ पर 0, 31 में से 28 जाएगा तो 25230, यहाँ पर 2 आएगा, मैंने गलती से 1 लिख दिया। ओके, उसके बाद थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू 28 है, 28 माइनस 28 0, 31 माइनस 28 3, 2। अब m जो है m में से आप खुद ही माइनस करो, वो m ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आएगा 3। फोर्थ रो में मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है 26, तो अब 26 में 26 आएगा 0, 2, 1, 0, 3। और लास्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, तो आप कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब में से 0 माइनस करेंगे वो सेम का सेम ही रहने वाला है। ये हो गया रो मिनिमम। इसके बाद आपको करना है कॉलम मिनिमम। और कॉलम मिनिमम के लिए क्या है, आपको हर कॉलम में हर कॉलम का मिनिमम नंबर सिलेक्ट करना है आपको, एंड उसमें से सारे नंबर में से उस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो आई वांट यू टू डू कॉलम मिनिमम राइट नाउ। आई गिव यू अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स। उसके बाद इसको हम लोग आगे करेंगे। कॉलम मिनिमम करके सम को रेडी रखिए।
ओके, सो जैसे मैंने बोला कि आपको इसके बाद कॉलम मिनिमम करना है, तो काफी लोगों ने एक्चुअली में कॉलम मिनिमम किया भी होगा, बट कॉलम मिनिमम करने के बाद उन्होंने रियलाइज किया होगा कि कॉलम मिनिमम करने की जरूरत ही नहीं थी। रीजन बीइंग ऑलरेडी हर एक कॉलम में मिनिमम वैल्यू 0 आ चुका है, और इसलिए सारे के सारे वैल्यूज जो वो सेम ही रहने वाले हैं। पूरे के पूरे वो जो रो मिनिमम करके जो हमारा मैट्रिक्स आया है, पूरा वही का वही सेम मैट्रिक्स आपका कॉलम मिनिमम में आया होगा। क्योंकि आप देखेंगे तो हर एक कॉलम में मिनिमम वैल्यू आपको 0 ही मिलने वाला है, और जब बाकी के सारे वैल्यूज में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका सारे वैल्यूज अनचेंज ही रहेंगे, सेम के सेम वैल्यूज आपको आएंगे। और इसलिए कॉलम मिनिमम नहीं भी करते इस वाले प्रॉब्लम में तो चल जाता। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने डमी रो ऐड किया था। जैसे हमने डमी रो ऐड किया तो हम लोगों ने क्या किया, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हर एक कॉलम में एक एक 0 डाल दिया। और रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम करने के पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज वी वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। जैसे हम लोग रो मिनिमम करते हैं, वी मेक श्योर कि हर एक रो में एक 0 आ जाता है। जैसे हम लोग कॉलम मिनिमम करते हैं, वी मेक श्योर कि हर एक कॉलम में भी एक 0 आ जाए। और यहाँ पर क्योंकि हमने डमी रो ऐड किया था, तो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दैट डमी रो हर एक कॉलम में एक 0 पहले से ही आ चुका था। और इसलिए जब हम लोग कॉलम मिनिमम करने गए तो कॉलम मिनिमम हुआ ही नहीं, यानी इन द सेंस करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। और इसलिए सेम पूरा का पूरा सेम ही मैट्रिक्स हमारा कॉलम मिनिमम में भी आ गया। तो इसके बाद अब हमारा जो अगला स्टेप है वो करते हैं, जो कि है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रॉ लाइंस। ठीक है, वी ट्राई टू ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस व्हाइल कैंसिलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। हम लोग को लाइंस वेस्ट नहीं करनी है, इस तरीके से लाइन बनाने की कम से कम लाइंस में ज्यादा से ज्यादा जीरोस कैंसिल हो सके, और हमको जो हमारी मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस है वो मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो ऑब्वियसली ये 5th वाला रो कट करेंगे, क्योंकि एक साथ यहाँ पर 5 जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दैट वी कैन कैंसिल एट वंस। तो हमने वहां पर एक लाइन बना दी है। उसके बाद सेकेंड लाइन जो है हम लोग बनाएंगे ये पहली वाली कॉलम के लिए, जहां पर हम लोग एक साथ 3 जीरोस कैंसिल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बना दिया सेकेंड लाइन। उसके बाद थर्ड लाइन, अब देखिए 2 जीरोस बचे हैं, दोनों को कैंसिल तो करना ही है, हम लोग एक भी 0 को छोड़ नहीं सकते एज पर द रूल। बट दोनों 0 ऐसी अलग अलग जगहों पर है जहां पर आप एक साथ एक उनको कैंसिल नहीं कर सकते। दोनों ही जीरोस के लिए आपको 2 लाइंस अलग अलग लाइंस बनानी पड़ेंगी उसको कैंसिल करने के लिए। तो इस 0 के लिए एक लाइन यहाँ पे बना दिया, और इस वाले 0 के लिए भी मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया। तो फाइनली वी हैव कैंसिल्ड ऑल द जीरोस ओके बाय ड्रॉइंग लाइंस। अब हम लोग लाइंस काउंट कर लेते हैं। तो हम लोग को 1, 2, 3 और 4 टोटल 4 लाइंस मिले हैं। हावेवर हमको कितनी लाइंस चाहिए थी वो डिपेंड करता है हमारे मैट्रिक्स ऑर्डर के ऊपर। तो हमारा मैट्रिक्स ऑर्डर जो है वो 5x5 का है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 कॉलम और 5 रो है आफ्टर एडिंग अ डमी रो। तो हमको मिनिमम 5 लाइंस चाहिए थी, बट हमको 4 ही लाइन मिली है। तो m इज नॉट इक्वल टू n, देयरफॉर नॉट एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि हमारा सम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। हम लोगों को रीइटरेट करना होगा, एक और नया मैट्रिक्स जनरेट करना होगा इन ऑर्डर टू लुक फॉर एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, जो भी अनकैंसल्ड नंबर है, अनकवर्ड एरिया जो है, वहां से मिनिमम नंबर सिलेक्ट करेंगे। 7, 4, 8, 7, 3, 2, M3, उसमें से मिनिमम नंबर यानी कि 2 है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको क्या करेंगे, जहाँ पर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे वो 2 को ऐड किया जाएगा। जहाँ पे जो अनकवर्ड एरिया नंबर है उसके जैसे दूसरे, वहाँ से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और जहाँ पे सिंगल लाइन पास हो रही है वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, द नंबर्स आर गोइंग टू बी द सेम, दे विल रिमेन अनचेंज्ड। तो अब हम लोग इस वाले स्टेप को फॉलो करके एक नया मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। कॉलम वाइज जाएंगे, पहले वाले कॉलम में 0 है, सिंगल लाइन पास हुए तो वैल्यू सेम रहेगा। उसके बाद 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हुए यहाँ पर 2 पे, तो वहाँ पे आप ऐड कर देंगे 2 को, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। सिंगल लाइन पास हुआ है सेम रहेगा, इंटरसेक्ट हुआ है तो ऐड हो जाएगा, फिर से इंटरसेक्ट हुआ है तो ऐड हो जाएगा। 0 + 2 = 2।
फिर सेकंड कॉलम में आते हैं तो ये अनकवर्ड नंबर है, अनकैंसल्ड है तो यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। सिंगल लाइन पास हुए तो ये सेम रहेगा, अनकवर्ड है तो 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंगल लाइन पास हुआ है सेम रहेगा, सिंगल लाइन पास हुआ है सेम रहेगा। फिर ये अनकवर्ड है तो 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंगल लाइन पास हुआ है सेम रहेगा, अनकवर्ड है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंगल लाइन पास हुआ है सेम, सिंगल लाइन पास हुआ है सेम। फिर 6 अनकवर्ड है तो सब्ट्रैक्ट किया, सिंगल लाइन पास हुआ है तो सेम, सॉरी मेरे को सेम लिखना था, मैंने गलती से 0 लिख दिया। फिर सिंगल लाइन पास हुआ है, ये कहाँ पर थे हम लोग, 6 - 2 3 या। अब m है तो m में अनकवर्ड है तो उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्चुअली, बट जैसे कि मैंने बताया कि m का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या उसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो ऐड करो वो m का m ही रहेगा, तो वहाँ पर फिर से m ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे तो सिंगल लाइन पास हुई है तो 0 0। फिर लास्ट वाला कॉलम अनकवर्ड नंबर है तो वहाँ से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 - 2 5। सिंगल लाइन पास हुई है सेम रहेगा, अनकवर्ड है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर से सिंगल लाइन पास हुई तो सेम रहेंगे। तो एक नया मैट्रिक्स हमारे सामने रेडी हो गया है जिसपे हम लोग फिर से ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कर सकते हैं बाय ड्राइंग लाइंस, और देखेंगे कि क्या इस बार हमको 5 लाइंस चाहिए थी वो मिलेंगी कि नहीं। तो पहला लाइन फिर से यहाँ पर हम लोग 5th वाले कॉलम को ही कट करके बनाएंगे क्योंकि एक साथ 4 जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, विच इज मैक्सिमम जीरोस विच कुड बी कैंसिल्ड एट वंस। उसके बाद दूसरी लाइन कहाँ पे बनाएंगे, कहीं पर अब 3 जीरो एक साथ कैंसिल हो रहे नहीं हो रहे, 2 जीरोस कैंसिल हो रहे तो वो हाईएस्ट है, तो मैं ये फर्स्ट वाला कॉलम कैंसिल कर लेता हूँ जहाँ पे मैं एक साथ 2 जीरोस कैंसिल कर पा रहा हूँ। उसके बाद और कहीं पर एटलीस्ट 2 जीरोस या 3 जीरोस कैंसिल हो रहे हैं क्या, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 जीरोस और है, बट वो तीनों जीरोस ऐसी जगहों पर है कि वो एक साथ कैंसिल नहीं हो पा रहे। हाँ, लेकिन हर एक जीरो को कैंसिल तो करना ही पड़ेगा, तो हर जीरो के लिए हमको एक अलग लाइन बनानी पड़ेगी। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना के कैंसिल किया, आप इसको वर्टिकल बना के भी कैंसिल कर सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल बना के कैंसिल कर रहा हूँ, आप वर्टिकल बना के भी कैंसिल कर सकते थे, और इस वाले को भी मैंने कैंसिल कर दिया। फाइनली हमने सारे जीरोस को कैंसिल कर दिया है, हमने लाइंस वेस्ट नहीं करी है। जीरोस थे ही ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगहों पर कि हमको हर एक जीरो के लिए एक एक लाइन बनानी पड़ी अलग से। नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, तो कितनी लाइंस बनी हमको, 1 2 3 4 और 5। तो फाइनली m इज इक्वल टू n बिकॉज हमारे मैट्रिक्स ऑर्डर भी 5 है और हमारे नंबर ऑफ लाइंस भी 5 है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, और जैसे हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलता है हम उसको वापस से लिख लेते हैं एज इट इज, ताकि हम अब वहाँ पर एलोकेशन वाला स्टेप परफॉर्म करके एलोकेशन दे सके कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट किस वाले कॉन्ट्रैक्टर को असाइन करना है। तो ये असाइनमेंट का स्टेप है, फाइनली हम लोग असाइनमेंट करने वाले हैं बिकॉज हमको ऑप्टिमम मैट्रिक्स मिल चुका है। तो ये मैंने पूरा का पूरा मैट्रिक्स एज इट इज लिख दिया है, कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट का स्टेप क्या है, वी हैव टू गो फर्स्ट विल गो रो वाइज लुकिंग फॉर यूनिक जीरो। तो पहले रो में जा रहे हैं तो हमको पहले रो में जीरो यहाँ पे यूनिक मिल गया है, ठीक है, तो मैंने इस वाले जीरो को असाइन कर दिया। इसकी लाइन में कोई और जीरो है तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। दूसरी रो में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमको एक यूनिक जीरो मिल गया है, तो यहाँ पर भी मैंने असाइन कर दिया। इस लाइन में कोई और जीरो है तो उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया। फिर तीसरे लाइन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 2 जीरोस थे, बट क्योंकि एक कैंसिल हो गया तो ये यूनिक हो चुका है, तो इसको असाइन कर दिया। इसके लाइन में कोई और जीरो है तो वो कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ लाइन में ये यहाँ पर यूनिक है, इसको असाइन किया। इसकी लाइन में एक जीरो है तो इसको कैंसिल कर दिया। अब फिफ्थ रो में पहले 4 जीरोस हुआ करते रहे, बट 3 ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, जिससे वजह से ये यूनिक हो गया और यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया। चेक करने के लिए कि हमारा प्रॉब्लम सही जा रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स काउंट कर लो और उसको मैट्रिक्स ऑर्डर के साथ कंपेयर कर लो। देख सकते हैं 5 है नंबर ऑफ असाइनमेंट्स और हमारा मैट्रिक्स ऑर्डर भी 5 है, तो मतलब हमारा प्रॉब्लम सही है, हम लोग ने असाइनमेंट वगैरह सही से किया है। अब फाइनल स्टेप हमको इसको टैबुलेट करना है, ठीक है। 3 कॉलम्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट एक कॉलम, दूसरा कॉलम होगा कॉन्ट्रैक्टर का और लास्ट वाला कॉलम होगा कॉस्ट का, ठीक है। प्रोजेक्ट में हमारे पास
4 प्रोजेक्ट्स है और एक डमी है। कॉन्ट्रैक्टर अब देखेंगे किसको कौन सा असाइन हुआ है। पायल, प्रियंका, फरहान, दृष्टि और अनाया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 1 जो पायल को असाइन हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट 2 अनाया को असाइन हुआ है। प्रोजेक्ट 3 फरहान को असाइन हुआ है। प्रोजेक्ट 4 दृष्टि को असाइन हुआ है और डमी जो है वो प्रियंका को असाइन हुआ है। अब कॉस्ट का डिटेल लिख लेते हैं तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मिल जाएगा। प्रोजेक्ट 1 अगर पायल करेगी तो उसने 18,000 का यहाँ पे दिया था। ये 18 नहीं है, 18,000 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है 18,000 है ना, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 1000 में लिख दिया है। फिर प्रोजेक्ट 2 अनाया को अगर असाइन करेंगे तो अनाया ने प्रोजेक्ट 2 के लिए कितना कोट किया था, तो उसने 24,000 कोट किया था। फिर प्रोजेक्ट 3 अगर फरहान को देंगे तो उसने 30,000 कोट किया था। प्रोजेक्ट 4 दृष्टि को अगर असाइन किया जाएगा तो उसने 26,000 कोट किया था। एंड डमी का तो कोई कॉस्ट ही नहीं है तो उसको 0। अब इसका टोटल ले लेंगे तो जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 98,000। ठीक है, ₹98,000 का टोटल कॉस्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरे, अगर मैं इस तरीके से असाइनमेंट करता हूँ प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो मेरा मिनिमम कॉस्ट जो है सारे प्रोजेक्ट को खत्म करने का वो होगा ₹98,000। इससे कम कॉस्ट में ये सारे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो सकते। अगर मैंने इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करा तो मेरा कॉस्ट 98,000 से ज़्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आ सकता है। एंड दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली थी कि दृष्टि को जो है प्रोजेक्ट 3 असाइन नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं था, तो हमने उसका भी ध्यान रखा है। आप देख सकते हैं दृष्टि को जो है प्रोजेक्ट 4 असाइन हुआ है, 3 नहीं असाइन हुआ है, जो कि पहले से उन्होंने मना किया था, तो हमने वो भी ध्यान रखा है। एंड तीसरी चीज़ उन्होंने पूछा था कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आइडल रहता है, तो प्रियंका रिमेन्स आइडल। कैसे मालूम पड़ा ये, क्योंकि प्रियंका को देखिए आप कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है, उसको डमी वाला असाइनमेंट मिला है, यानी कि उसको काम नहीं मिला है। 4 प्रोजेक्ट थे और किसी 4 ही कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलने वाला था, तो वो इन चारों को मिला है, प्रियंका को नहीं मिला है। प्रियंका को डमी मिला, मतलब प्रियंका रिमेन्स आइडल, उसको काम नहीं मिला है। तो हमने इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर दिया है। काफी इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन था। यहाँ पर 2 चीजें थी, प्रोहिबिशन भी था एंड एट द सेम टाइम अनबैलेंस वाला प्रॉब्लम भी था ये, तो दोनों को हमने सॉल्व किया। उसको पहले बैलेंस किया, फिर जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था वहाँ पे हमने m डाल दिया ताकि वहाँ पे फिर से 0 ना आ सके। 0 नहीं आएगा तो असाइनमेंट का प्रॉब्लम ही नहीं है, और उसको सॉल्व किया। मिनिमम कॉस्ट ₹98,000 है एंड कॉन्ट्रैक्टर प्रियंका विल रिमेन आइडल। आई होप आप लोग को सोल्यूशन समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट कर लो, कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो लेट मी नो।